Linear graphs and their applications, chapter number 8, exercise 8.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें हम जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स हैं, इनके हम ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हैं। हम इससे मुतालिक ये भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, प्लेन क्या है, किस तरह से किसी ऑर्डर्ड पेयर को किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट किया जा सकता है। तो आज भी हम वही कुछ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पहले रीड आउट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑल्सो ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ। तो ये कन्वर्जन ग्राफ पिछले लेसन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आप एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को उस पर मौजूद यूनिट्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर मौजूद यूनिट्स को चेंज कर देते हैं वाई एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मौजूद यूनिट्स को चेंज कर देते हैं एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर तो यूनिट्स नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ नंबर्स का गेम है। तो लिहाजा कन्वर्जन ग्राफ में आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को ले आएंगे वाई एक्सिस पर और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से कन्वर्जन ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फोर्थ पार्ट में एक इक्वेशन है जो 2y माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 के फॉर्म में है। इस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन से हैं दो वेरिएबल्स, वेरिएबल y एंड वेरिएबल x। आमतौर पर इस तरह के इक्वेशंस के जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ होती तो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो होती है, बट वो ग्राफ यानी वो स्ट्रेट लाइन ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर होती है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्राफ से रिलेटेड। आगे आप डिटेल के साथ यानी कि हायर क्लासेस में आप डिटेल के साथ जब ग्राफ्स को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कोर्स आपको बहुत ही हेल्प आउट करेंगे। सो इस टाइप के इक्वेशंस का ग्राफ जो है वो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस और ना ही वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर या पैरेलल होता है। अलबत्ता हमने जब ड्रॉ किए थे ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें सिर्फ वेरिएबल एक्स होता था या वेरिएबल वाई, वो जो ग्राफ था वो दोनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के पैरेलल और दूसरे के परपेंडिकुलर होता था। तो बहरहाल ये सारी डिस्कशंस को साइड पे रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले जिस तरह हमने इससे पहले किया था इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं फॉर द वेरिएबल y। ठीक है ना। वेरिएबल y के लिए सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर वेरिएबल y को सेपरेट कर देंगे, बाकी जितने भी टर्म्स है सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। इस वक्त 2y के साथ दो और टर्म्स कनेक्टेड है, माइनस 5x और प्लस 6, दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। माइनस 5x राइट साइड पे बनेगा प्लस 5x और प्लस 6 राइट साइड पे बन जाएगा माइनस 6। और इसके अलावा अगला जो स्टेप होगा वो ये y को सेपरेट करने के लिए 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे 5x माइनस 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स 5x माइनस 6 ओवर 2, इसे हम पढ़ेंगे यानी कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल y के लिए सॉल्व्ड है। ठीक है ना। सो अब आप यहाँ पर अगले मरहले पे आएंगे जहाँ आप x के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ सेट करेंगे। जब मैंने बात की आप डिफरेंट वैल्यूज़ चूज़ करेंगे तो ये डिपेंड करता है आप पे। मैंने यहाँ पर x के लिए 5 वैल्यूज़ अपनी तरफ से चूज़ की है और y की जो वैल्यू है वो खुद ब खुद कैलकुलेट होगी जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में y इक्वल्स माइनस 5x माइनस 6 ओवर 2 में। सो मैंने x की पहली वैल्यू खुद से चूज़ की है -2, फिर -4, फिर 0, 2 एंड 4। इसके अलावा आप कोई और वैल्यूज़ भी चूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ इफ़ यानी कि लेट्स से x इज इक्वल टू -2 देन y की वैल्यू कैलकुलेट होगी जब आप इस इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे -2। सो ये इक्वेशन बन जाएगा 5x यानी 5 इंटू -2 -6 ओवर 2। ओके सिंप्लीफाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -10, -10 -6 इज -16 ओवर 2। 2 1s are 2, 2 8s are 16, यानी जब आप -16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट -8। ओके इफ इनपुट इज -2 देन आउटपुट इज -8। इनपुट और आउटपुट मिला के एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जिसे आपने प्लॉट करना होगा ग्राफ शीट पे। एनी हाउ अब मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ x की -4, तो y की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 5x becomes 5 into -4 -6 over 2. Now 5 multiplied by -4 is -20. -20 minus 6 is -26 over 2. -26 over 2 results in -13 because 2 1s are 2 and 2 13s are 26. ठीक है। अच्छा अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि -2 के बाद मैंने -3 क्यों नहीं लिया।
इसलिए क्योंकि -3 जो है वो यहाँ पर -13 आपको नहीं कैलकुलेट करके दे रहा, बल्कि आपको एक फ्रैक्शनल वैल्यू देगी। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू -3 लेता हूँ, सो 5 3s are 15 यानी -15, -15 और -6 -21, -21 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 11.5, या तो डेसिमल में आपके पास आ रहा है या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यू आपके पास आ रही है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि मेरे पास y की वैल्यू ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो ना होल नंबर में हो, मैं यहाँ पर -3 को स्किप करने जा रहा हूँ ताकि मैं -4 लूँ। ठीक है ना? अब -4 लेने से आपके पास y की वैल्यू -13 एक होल नंबर आ रही। इसकी वजह यह है कि ग्राफ पे होल नंबर्स को प्लॉट करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू द डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स। तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि -3 बीच में आपने छोड़ दिया, -4 ले लिया, इट डजेंट मैटर। इनफैक्ट मैंने शुरू में आपको ये भी कह दिया था कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब बात आती है आपकी मर्ज़ी की, तो यू आर अलाउड टू टेक एनी वैल्यू फॉर द इनपुट x टू गेट आउटपुट y। ठीक, नेक्स्ट मैंने ली है x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, 5 into 0 is 0, we get -6/2 which is equal to -3, another whole number। ओके, नेक्स्ट वैल्यू मैंने x की ली है 2, डेफिनेटली -2, तो फिर मैं +2 भी ले सकता हूँ। ये भी आपको आउटपुट y के लिए एक होल नंबर कैलकुलेट करके देगा। कैसे? द इक्वेशन 5x becomes 5 into 2 -6/2। Now 5 times 2 is 10, 10 minus 6 is 4/2, and 4/2 results in 2. Next value for the variable x is 4. Then output y can be calculated by 5x becomes 5 into 4 -6/2. Now 5 times 4 is 20. 20 minus 6 is 14. 14 divided by 2 results in 7. सो 5 जो वैल्यूज़ मैंने x के लिए लिए है ये काफ़ी है। आप 4 भी ले सकते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज़ लेंगे उतनी ही जो ग्राफ की लाइन होगी इस इक्वेशन के लिए वो बड़ी बनती जाएगी, लंबी बनती जाएगी। ठीक, सो नाउ लेट्स कलेक्ट दीज वैल्यूज फॉर दिस टेबल एक्स वाई। आपने एक टेबल बनाए, ये टेबल दरअसल ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां ऊपर आप एक्स के लिए जो आपने खुद से वैल्यूज चूज करके ली थी वो लिखेंगे, और नीचे वाई के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है वो लिखेंगे। कैसे? पहली वैल्यू x की -2 और y की -8 है, सो ये रही -2 -8। दूसरी वैल्यू x की -4, y की -13, सो ये रही -4 -13। थर्ड वैल्यू है 0 एंड -3, ये रहा 0 और ये रहा 3। नेक्स्ट 2 and 2, सो 2 2 एंड देन 4 7, ये रही 4 और 7 की वैल्यू। ऑर्डर पेयर्स आपने कलेक्ट कर लिए। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। आपने ग्राफ शीट उठा लिया, ठीक है ना? इसमें हॉरिजेंटल जो है वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन कहलाएगा 0 ग्राफ का। लेफ्ट साइड पर आपके पास है नेगेटिव यूनिट्स फॉर द एक्स एक्सिस, राइट साइड पर है पॉजिटिव यूनिट्स। इसी तरह अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव यूनिट्स फॉर वाई एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव यूनिट्स फॉर वाई एक्सिस। ठीक, आगे मूव करते हैं, अगले स्टेप की तरफ सॉल्व करते हैं इसे। अब है इन पॉइंट्स को प्लॉट करने की बारी। तो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है -2 -8, यानी x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -8। सो ये रहा नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये -2 है x कोऑर्डिनेट का, और y कोऑर्डिनेट पे -8, ये रहा y कोऑर्डिनेट की -8 वाली लाइन। तो ये -8 की लाइन और ये -2 की लाइन, दोनों लाइनें यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर -4 -13, x कोऑर्डिनेट -4 यूनिट ये है और y कोऑर्डिनेट पे -13 यूनिट ये है। ये -13 यूनिट की लाइन है और ये -4 यूनिट की लाइन है, दोनों यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है। तो आपने यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट यहाँ पर आपने प्लॉट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 0 एंड -3। आप जानते हैं कि इसमें एक जो है वो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट y कोऑर्डिनेट के यूनिट नंबर -3 के ऊपर ही बनेगा। ठीक है ना? x कोऑर्डिनेट चूंकि 0 है, y कोऑर्डिनेट का -3 ये है, तो पॉइंट इसी के ऊपर ही बनेगा, -3 के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 2 2, x कोऑर्डिनेट भी +2, y कोऑर्डिनेट भी +2, दोनों लाइनें यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है, यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट 4 7, x कोऑर्डिनेट 4 यूनिट्स, y कोऑर्डिनेट 7 यूनिट्स, ये रहा, ये 7 यूनिट की लाइन और ये 4th यूनिट की लाइन, दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट प्लॉट कर देंगे। अब आप स्केल उठाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए ज्वाइन कर देंगे। मुझे लग रहा है कि ये पूरे स्क्रीन में ये पूरी लाइन तो नहीं आ रही। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, अब शायद ये
ये रही वो लाइन, ठीक है ना। सो ये लाइन है जो आपने पॉइंट्स, जो जितने भी पॉइंट्स हैं सबको एक लाइन के जरिए ज्वाइन करना है। मेक श्योर कि लाइन के टॉप और बॉटम पे एरोज बना दे, जिसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है ये फर्दर भी इंक्रीज हो सकती है अगर हम x के लिए और y के लिए मज़ीद वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, ठीक। सो आप साथ में यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे 2y माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0, जो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये लाइन दरअसल इस इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा। अच्छा, अब ये नहीं है कि इक्वेशन आपने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी बस इस लाइन के साथ ही आप लिखें, जिससे ये साबित हो कि ये लाइन दरअसल इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब आते हैं कन्वर्जन ग्राफ। बिल्कुल यही ऑर्डर्ड पेयर्स आप उठाएंगे, -2 -8 -4 -13 0 -3। एक आपने इसका कन्वर्जन बनाना है इस ग्राफ का। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप वही यूनिट्स लेंगे, सिर्फ आपने x एक्सिस को अब लेना है वर्टिकली और y एक्सिस को अब आपने लेना है हॉरिजेंटली। ये कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये अब जो आपके पास आ रहा है इस तरफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये y एक्सिस कहलाएगा और ये जो वर्टिकल लाइन है ये कहलाएगा x एक्सिस। मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ ताकि ये वाजे हो, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव यूनिट्स होंगे y एक्सिस के। इसी तरह अबव y एक्सिस पॉजिटिव यूनिट्स फॉर x एक्सिस एंड बिलो y एक्सिस नेगेटिव यूनिट्स फॉर x एक्सिस। अब उन्हीं पॉइंट्स को उठा के आपने दोबारा प्लॉट करना है, बस ये कन्वर्जन बनेगी ग्राफ की, ठीक है ना। पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, -2x कोऑर्डिनेट -8y कोऑर्डिनेट, -2x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट ये वर्टिकल लाइन है, ये है सॉरी -2, ये रहा -2x कोऑर्डिनेट का और ये रहा -8y कोऑर्डिनेट का। ये दोनों लाइनें कहाँ पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखिए, ये -2 है x एक्सिस का, ये सीधी लाइन देके अब जा रही है, और ये -8 है y एक्सिस का। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों लाइनें आके यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। इसी तरह दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है यहाँ पे, -4 -13, यानी x कोऑर्डिनेट -4, ये रहा -4x, सॉरी ये -4x कोऑर्डिनेट का ये रहा और -13y कोऑर्डिनेट का ये पॉइंट रहा। तो अब आप क्या करेंगे, ये -4 की लाइन और ये -13 की लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे आप छोटा सा पॉइंट बना देंगे। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर्ड पेयर पे, ये है 0 -3। x कोऑर्डिनेट अब 0 है तो पॉइंट y कोऑर्डिनेट के यूनिट नंबर -3 पर आप बनाएंगे। तो ये रहा y कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये नेगेटिव यूनिट्स फॉर y एक्सिस, ये -3 यूनिट है, इसके ऊपर आप एक पॉइंट बना देंगे। x एक्सिस पे नहीं बनाना है अपने, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। नेक्स्ट 2 and 2, x कोऑर्डिनेट भी +2, y कोऑर्डिनेट भी +2। तो x कोऑर्डिनेट का +2 यूनिट ये रहा और y कोऑर्डिनेट का +2 यूनिट ये रहा। ये दोनों लाइनें यहाँ पे आके क्रॉस कर रही हैं, तो आप यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। लास्ट ऑर्डर्ड पेयर जो है वो है 4 7, x कोऑर्डिनेट 4, ये रहा x कोऑर्डिनेट का यूनिट नंबर 4 और ये रहा y कोऑर्डिनेट का यूनिट नंबर 7, ठीक है ना। सो ये 4 की लाइन यहाँ से आ रही है और ये यूनिट नंबर 7 फ्रॉम y एक्सिस की लाइन यहाँ से आ रही है, दोनों यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं। आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बना देंगे। अब आप स्केल लें और इन सारे पॉइंट्स को एक सीधी लाइंस के साथ ज्वाइन करें और मेक श्योर कि ऊपर और नीचे आप एरोज लगा दें, जिसका मतलब ये है कि ये लाइन फर्दर भी इंक्रीज हो सकती है। जितने ज़्यादा आप ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे उतनी ही ज़्यादा लंबी जो है वो लाइन बनेगी। यहाँ मैं इक्वेशन लिख दूंगा 2y - 5x + 6 = 0। ये इसी इक्वेशन का ग्राफ है, बस फ़र्क ये है कि ये पिछले ग्राफ का कन्वर्जन ग्राफ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। ये लाइन देखे थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्लाइंड नहीं है, जबकि ये वाली लाइन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो ये रहा प्रीवियस ग्राफ का कन्वर्जन ग्राफ। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, 3x - y - 5 = 0। एक दफ़ा फिर मैं इस इक्वेशन को वेरिएबल y के लिए सॉल्व करना चाहूँगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस -y को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँगा, जिससे ये बन जाएगा +y और 3x - 5 एज इट इज़ रह जाएंगे। अब डेफिनेटली इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जब मैं कहता हूँ इस तरह भी लिख सकते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होगी, सिर्फ आपने इनकी पोजीशंस चेंज करनी है। 3x - 5 = y और y = 3x - 5। बोथ स्टेटमेंट्स मीन्स सेम, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। ना अब हम लेते हैं x के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ ताकि आउटपुट y की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो। मैं सबसे पहले x के लिए लेता हूँ -1, फिर 0 1 2 3। आप इसके अलावा कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं और यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है कि मुझे -2 छोड़ना है या -3, इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो y की वैल्यू भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगी, चाहे आप कोई भी वैल्यू x के लिए लें,
ठीक है ना. सो इफ x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 बिकम्स 3 इंटू -1 -5 इक्वल्स -8. कैसे? x की जगह आपने पुट कर दिया -1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -5, 3 इंटू -1 इज -3, -3 इंटू -5 इज -8. Next step, if x is equal to 0, then 3x becomes 3 multiplied by 0 minus 5 as it is equals -5, because 3 multiplied by 0 is 0 and 0 minus 5 is -5. Now if x is equal to 1, then y is equal to 3x becomes 3 into 1 minus 5. Now 3 multiplied by 1 is 3, 3 minus 5 is -2. If x is equal to 2, then y is equal to 3x becomes 3 into 2 minus 5 equals 1. Now 3 2s are 6. 6 minus 5 is 1. If x equals 3, then y equals 3x becomes 3 into 3 minus 5. 3 3s are 9. 9 minus 5 is 4. अब आप इन ऑर्डर्ड पेयर्स को इस टेबल में लिखेंगे, ठीक है ना. x की वैल्यू -1 और y -8, तो ये रहा x -1 एंड y -8. x 0 y -5, x 0 y -5, x1 y -2, 1 -2, x2 y 1 2 1, x3 y 4 3 4. अब आपने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ शीट पे प्लॉट करना है. ये रही ग्राफ शीट, ठीक है ना. x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और y एक्सिस वर्टिकल है, ठीक है ना. यूनिट्स भी आपने ले लिए. सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर x -1 और y -8. x -1 ये रहा x एक्सिस का -1 यूनिट और y -8, ठीक है ना. सॉरी, ये -1 है x एक्सिस का, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और y एक्सिस का -8 ये रहा, ठीक है ना. y एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, तो -1 की लाइन और -8 की लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 0 -5. अब चूंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो यूनिट पॉइंट जो है वो y कोऑर्डिनेट के यूनिट -5 के ऊपर ही बनेगा. ये है y कोऑर्डिनेट, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. ये रहा, ये y कोऑर्डिनेट का यूनिट -5 है, पॉइंट इसके ऊपर ही बनेगा, इसलिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है. मूव करते हैं थर्ड ऑर्डर पेयर की तरफ, जो कि है 1 -2. x कोऑर्डिनेट +1, ठीक है ना. मैं यहाँ पेन से आपको दिखा देता हूँ. ये +1 की यूनिट है और y कोऑर्डिनेट -2. ये रहा y कोऑर्डिनेट का -2, तो ये -2 की लाइन और ये 1 की लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे. इसके बाद अगला ऑर्डर पेयर है +2 1. x कोऑर्डिनेट +2, ये रहा x कोऑर्डिनेट +2 और ये रहा y कोऑर्डिनेट +1. ये 1 की लाइन और ये 2 की लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा. अगला ऑर्डर पेयर है 3 4. x कोऑर्डिनेट 3 यूनिट्स एंड y कोऑर्डिनेट 4 यूनिट्स. ये 4 की लाइन और ये 3 की लाइन यहाँ पे आके क्रॉस हो रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे. इसीलिए मैंने ग्राफ की लाइनें ड्रॉ की है, ताकि आपको लगे कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है ना. आप इन सारे पॉइंट्स को एक स्केल के ज़रिए ज्वाइन कर देंगे. मेक श्योर कि इस लाइन के ऊपर और बॉटम पे आप एरो बना दें, जिसका मतलब है कि ये लाइन मज़ीद भी एक्सटेंड हो सकती है. और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जिसका ये ग्राफ है. 3x - y -5 इक्वल्स 0. अब आते हैं कन्वर्जन ग्राफ की तरफ. तो ये मैंने लिखा है कन्वर्जन ग्राफ. बिल्कुल उसी तरह आपने एक्सिस लेने हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है अब होगा y और वर्टिकल एक्सिस होगा अब x, क्योंकि ये कन्वर्जन है, उसका अपोजिट है, ठीक है ना. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे, वही वाला -1 -8. x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -8. बात वही है, सिर्फ x एक्सिस अब वर्टिकली है, ठीक है ना. तो ये -1 है x एक्सिस का, मैं पेन से आपको करके दे देता हूँ पहला वाला. ये देखिए, ये -1 है x एक्सिस का और ये -8 है y एक्सिस का, ठीक है ना. ये -1 की लाइन है, ये देखिए ये सीधी लाइन जा रही है. अगर आप जूम करेंगे तो ये लाइनें थोड़ी सी ग्रे कलर की आपको वाजे नज़र आ जाएंगी. और ये y एक्सिस -8 की लाइन, दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस कर रही, तो आपने यहाँ पे पहला पॉइंट बना देना है. अब इसी तरह बाकी पॉइंट्स. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 0 -5. x कोऑर्डिनेट चूंकि 0 है, तो पॉइंट y कोऑर्डिनेट के -5 के ऊपर ही बनेगा. ये रहा x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस वर्टिकल है, y एक्सिस हॉरिजॉन्टल है. तो चूंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 है, लिहाजा पॉइंट y कोऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस के यूनिट नंबर -5 के ऊपर ही बनेगा. यहाँ पे आप बना देंगे. ये पॉजिटिव यूनिट्स है y एक्सिस के और ये नेगेटिव यूनिट्स है. इसी तरह अगला ऑर्डर्ड पेयर है 1 -2. x कोऑर्डिनेट +1, y कोऑर्डिनेट -2. आप जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट की वर्टिकल साइड है. ये रहा +1
और ये रहा वाई एक्सिस का -2। ये 1 की लाइन और ये -2 की लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो आप यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। इसी तरह नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 1। अब x कोऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन है, तो ये रहा x कोऑर्डिनेट 2 और ये y कोऑर्डिनेट 1। दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देंगे। इसी तरह लास्ट ऑर्डर पेयर है x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 4। तो x कोऑर्डिनेट ये वर्टिकल है, ये है 3, और y कोऑर्डिनेट ये हॉरिजॉन्टल है, ये 4। ये 4 की लाइन और ये 3 की लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। अब आपने स्केल उठानी है, इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे। लाइन के टॉप और बॉटम पे एरोज ऐड कर देंगे, जिसका मतलब है कि ये लाइन फर्दर भी इंक्रीज हो सकती है। और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 3x - y - 5 = 0, जो जाहिर करता है कि ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ, 2x + y - 4 = 0। अब आपको आई होप आपको पैटर्न बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुका होगा। मैं फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ फॉर द वेरिएबल y को मैं यहीं पे लेफ्ट साइड पे रहने देता हूँ। 2x ऐड हो रहा है, इस इक्वेशन के राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करके प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिखा है y = 4 - 2x। आप यूँ भी लिख सकते हैं y = -2x + 4, सो इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। अब आप x के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ लें। एक दफ़ा फिर आप देखें, कोई फ्रैक्शनल इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आप y के लिए कोई भी वैल्यू लें, y की भी वैल्यू होल नंबर ही होगी। अगर ये राइट साइड फ्रैक्शनल फॉर्म में होता तो फिर आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा कि आप ऐसी वैल्यूज़ x के लिए लिए जिससे y की जो वैल्यू है वो एक होल नंबर हो। जैसे आपको याद है ना, पिछले क्वेश्चंस में मैंने -1 लिया, फिर -4 लिया, फिर इस तरह -2 लिया, फिर -3 स्किप करके -4 लिया था। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। सो अगर मैं x = -1 लेता हूँ, यही इक्वेशन y = 4 - 2x बिकम्स 4 - 2x की जगह पुट कर देंगे -1, क्योंकि आपने x के लिए चूज किया है -1। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? ओके, -2 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, बिकॉज 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 नेगेटिव है, तो -* - 2 1s are 2। अच्छा, 4 + 2 is 6। If x is -1, then y is +6। If x is 0, then 4 - 2x becomes 4 - 2 × 0। -2 multiplied by 0 is 0, and 4 - 0 is 4. If x = 1, then 4 - 2x becomes 4 - 2 × 1. Now -2 multiplied by 1 is -2, and 4 - 2 is +2. If x = 2, then y = 4 - 2x becomes 4 - 2 × 2, which is equal to 4 - 2 × 2 is 4. यानी कि 4 - 4 is 0. If x = 3, then y = 4 - 2x becomes 4 - 2 × 3. Now -2 multiplied by 3 is -6, and 4 - 6 is -2. अब आप इन सारे जो इनपुट और आउटपुट्स हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखेंगे। टेबल आपने बना दी x और y की, x -1 एंड y +6, ये आप पहला बना देंगे -1 + 6। देन x0 y4 आप लिखेंगे x0 एंड y4। x1 y2 ये रहा x1 y2। x2 y0 ये रहा x2 एंड y0। when x3 y is -2 ये रहा x3 एंड y -2। अब टाइम है इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट पे प्लॉट करने का। तो आपने ग्राफ शीट उठाई, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल साइड अब x एक्सिस है और वर्टिकल साइड y एक्सिस है। पहला ऑर्डर्ड पेयर x कोऑर्डिनेट -6 एंड y कोऑर्डिनेट +6। ये रहा x कोऑर्डिनेट -6 नहीं, -1 एंड y कोऑर्डिनेट +6। सो ये है x कोऑर्डिनेट ये -1, ठीक है ना, और y कोऑर्डिनेट ये रहा +6, ठीक है। ये 6 की लाइन और ये x कोऑर्डिनेट -1 की लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना दें। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 0 4, चूंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट आप y कोऑर्डिनेट के यूनिट 4 पर ही प्लॉट करेंगे। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर 1 2, x कोऑर्डिनेट 1 यूनिट, y कोऑर्डिनेट 2 यूनिट्स। ये रहा x कोऑर्डिनेट 1 यूनिट और ये रहा y कोऑर्डिनेट 2 यूनिट्स। ये यहाँ पे आएगी लाइन और 1 की लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है इसे, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 0। चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस के यूनिट नंबर 2 के ऊपर ही बनेगा।
अगला ऑर्डर पेयर x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट -2, x कोऑर्डिनेट +3, ये रहा +3 यूनिट ऑन x एक्सिस और ये रहा -2 यूनिट ऑफ y एक्सिस। ये -2 की लाइन और ये +3 की लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे यहाँ पे। अगला स्टेप, आपने स्केल लेनी है और इन सारे पॉइंट्स को एक सीधी लाइन के साथ ज्वाइन करनी है और यहाँ पर आप इक्वेशन लिख देंगे 2x + y - 4 = 0। मेक श्योर कि लाइन के टॉप और बॉटम पे एरो हो, जिसका वाज़े मतलब है कि ये लाइन फर्दर भी इंक्रीज हो सकती है। आते हैं इसके कन्वर्जन ग्राफ की तरफ, ठीक है ना। कन्वर्जन ग्राफ पे आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है y एक्सिस, जबकि वर्टिकल लाइन आपने ली है x एक्सिस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, फर्क ये है, पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस था और वर्टिकल y एक्सिस था। अब हॉरिजॉन्टल y एक्सिस है और वर्टिकल x एक्सिस है। वही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, पहला है x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट +6। तो अब चूंकि x जो है वो वर्टिकल है और -1 x का ये है और y कोऑर्डिनेट जो है वो हॉरिजॉन्टल है और y कोऑर्डिनेट का यूनिट नंबर 6 ये है, तो ये 6 की लाइन और ये -1 की लाइन, दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4, तो पॉइंट y कोऑर्डिनेट के यूनिट नंबर 4 के ऊपर ही बनेगा। ये y कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट का यूनिट नंबर 4 +4 है, तो पॉइंट इसके ऊपर ही बनेगा। अगला ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, ये रहा x कोऑर्डिनेट का यूनिट नंबर 1 और ये रहा y कोऑर्डिनेट का यूनिट नंबर 2। ये और ये 1 वाली लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो आप यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। अगला ऑर्डर्ड पेयर 2, 0, अब x कोऑर्डिनेट तो 2 है जबकि y 0 है, तो पॉइंट x कोऑर्डिनेट के यूनिट नंबर 2 के ऊपर ही बनेगा। कौन सा है x कोऑर्डिनेट, ये वर्टिकल है और ये है यूनिट नंबर 2, पॉइंट आप इसके ऊपर ही बनाएंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है। अगला है 3, -2, x कोऑर्डिनेट +3, y कोऑर्डिनेट -2, सो x कोऑर्डिनेट +3 ये रहा और y कोऑर्डिनेट -2 ये रहा। ये -2 की लाइन और ये +3 की लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। सारे ऑर्डर पेयर्स प्लॉट हो गए। अब आप स्केल लेंगे और एक सीधी लाइन से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। मेक श्योर कि लाइन के टॉप और बॉटम पे आप एरो बनाएं और साथ में आप इक्वेशन लिखें जिसकी ये लाइन है 2x + y - 4 = 0। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से ही रिलेटेड है, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। कुछ रिलेशंस गिवन है, आपने उनके लिए ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 माइल = 1.60 किलोमीटर। वंस अगेन ये यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की। आप जानते हैं ना कि लेंथ को हम किस यूनिट से मेजर करते हैं, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स या फिर माइल, ठीक है ना, या इंचेस, ठीक है। तो ये लेंथ की यूनिट्स है और लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि ये मेजरेबल है। आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं मेजरिंग टैप से, स्केल से, किसी भी टूल से जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हो, आप उससे मेजर कर सकते हैं। सो ये 2 यूनिट्स यहाँ पे गिवन है, आपने इनके लिए ग्राफ बनाना है और यूनिट्स के दरमियान रिलेशन क्या है कि 1 माइल 1.60 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी थोड़ा ज़्यादा है 1 माइल, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें से एक क्वांटिटी हम लेते हैं x और दूसरी क्वांटिटी हम लेते हैं y। सबसे पहले तो इसे अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है ना, ताकि उसके बाद फिर हम इसका ग्राफ बना सकें, ठीक है ना। सो मैंने लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। टेकिंग x एज माइल्स एंड y एज किलोमीटर्स, द रिलेशन बिकम्स। अच्छा, फिर वही बात हुई, याद है आपको जो हमने कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हमने ये चीज़ की थी, पाउंड एंड रुपीज़ में। पिछले लेसन में हमने किया था कि 1 पाउंड जो है वो 4.32 या 4.40 रुपीज़ इस तरह की इक्वल था। तो यहाँ पर फिर माइल और किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ 2 तरह की स्टेटमेंट्स बनेगी, जो एक सही कहलाएगी और एक गलत। वहाँ पर भी हमने यही डिस्कशन किया था कि इक्वेशन मैंने लिखी है टेकिंग x एज माइल एंड y एज किलोमीटर। माइल को मैं लेता हूँ x और किलोमीटर को मैं लेता हूँ y, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा y = 1.60x। अब इसमें y क्या है, y है किलोमीटर्स,
ठीक है ना। और x क्या है इसमें, x माइल है। अब किलोमीटर तो राइट साइड पर है, तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि y भी राइट साइड पे होना चाहिए, और माइल चूंकि लेफ्ट साइड पर है और माइल को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए x लिया है, तो x को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। यही आपके जहन में आ रहा है ना, आपके जहन में ये वाली इक्वेशन आ रही होगी x इज इक्वल टू 1.60y। लेकिन ये गलत है, मैं इसे साबित भी करूंगा। वहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों गलत है, और वहां पर मैंने आपको एक टेक्निक दी थी, वो ये थी कि टेक 1 यूनिट ऑलवेज टू द राइट साइड। इस लाइन को याद रखें, टेक 1 यूनिट ऑलवेज टू द राइट साइड। अब 1 यूनिट इसमें क्या है, 1 माइल। ये 1 यूनिट नहीं है, ये 1.60 है। 1 यूनिट जो है वो 1 माइल है, और 1 माइल को आपने जिससे डिनोट किया उसे आपने राइट साइड पे लेना है। ये स्ट्रेटेजी या ये फार्मूला याद रखें, ठीक है ना। अब ये क्यों गलत है, x इज इक्वल टू 1.60y, जो आपके जहन में सही लग रहा है, इसलिए क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में, अगर ये सही है तो ये मुझे सही आंसर भी देगा। अगर इसमें मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1, अब x क्या है, x जो है वो माइल है, ठीक है ना। मैं इसमें पुट करता हूँ इस रिलेशन में x इज इक्वल टू 1, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 माइल किसके इक्वल है, ठीक है ना। वैसे तो 1 माइल 1.60 किलोमीटर के इक्वल है। मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर इसमें मैं x1 पुट करता हूँ तो इसका मतलब है आप 1 माइल जानना चाहते हैं। x पुट कर रहे हैं ना 1, x क्या है, माइल है, 1 है, तो आप जानना चाहते हैं कि 1 माइल कितने किलोमीटर्स के इक्वल है। जो y आपको आंसर देगा वो किलोमीटर्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपने y को डिनोट किया है एज अ किलोमीटर से। सो पुट x इज इक्वल टू 1, तो फिर ये रिलेशन x इज इक्वल टू 1.60y क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू 1.60y। और अगर आप y फाइंड करना चाहते हैं, यानी किलोमीटर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो 1.60 या y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जाके 1 से डिवाइड हो जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 माइल इज इक्वल टू 1/1.60 किलोमीटर। x यहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइल को, और y यहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइल इक्वल्स 1/1.60 किलोमीटर, जबकि 1 माइल तो 1.60 किलोमीटर के इक्वल है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट कहलाएगी। मैं इसको पूरा क्रॉस कर देता हूँ। अब सही जो है वो जो मैंने लिखा था y इज इक्वल टू 1.60x, और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जिसमें मैंने आपको कहा था कि टेक 1 यूनिट ऑलवेज टू द राइट साइड, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। y इज इक्वल टू 1.60x किस तरह से देखें, अगर मैं इसमें x1 पुट करता हूँ, x क्या है, फिर वही बात, माइल। मैं 1 माइल जानना चाहता हूं कि कितने किलोमीटर्स के इक्वल है। यहां y जो आंसर देगा आपको वो माइल किलोमीटर्स शो करेगा। तो इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1.60, x बिकम्स y इज इक्वल टू 1.60 इंटू 1.60 x बिकम्स 1.60 इंटू 1। जब आप 1.60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60। अब ये 1.60 क्या है, ये y है, और y क्या है, किलोमीटर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 1 है यानी 1 माइल, y 1.60 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर्स, और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो आप समझ रहे हैं x इज इक्वल टू 1.60y सही है, नहीं, ये गलत है, और सही जो है वो y इज इक्वल टू 1.60x है। इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स हैं, मैं बाकी पार्ट्स को इस तरह वेरीफाई करके नहीं दूंगा। यही स्ट्रेटजी मैं सारे पार्ट्स में अप्लाई करूंगा कि टेक 1 यूनिट ऑलवेज टू द राइट साइड। इसी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे। एनी हाउ इक्वेशन क्या बनी इन दो, इस रिलेशन के लिए 1 माइल इक्वल्स 1.60 किलोमीटर, y इज इक्वल टू 1.60x, ठीक है ना। और अब आप x के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ लें, आप माइनस में भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 ली है। ये बहुत आसान है और इससे ग्राफ बनाना भी बहुत आसान होता है, ठीक है ना। सो इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1.60, x बिकम्स 1.60 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1.60। बहुत सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है, 1 माइल इक्वल्स 1.60 किलोमीटर्स, ठीक है ना। इफ x इज इक्वल टू 2 then y is equal to 1.60, x becomes 1.60 into 2 which is equal to 3.20, यानी 2 miles equals 3.20 kilometers। समझ आ रही ना कि क्यों हमारी स्टेटमेंट सही थी। If x is equal to 3 then y is equal to 1.60, x becomes 1.603 which is equal to 4.80 या 4.8। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आएगा, लेकिन 4.8 को हम 4.80 भी लिख सकते हैं
क्योंकि ऊपर 1.60 है ना, इसलिए 3.2 को मैंने 3.20 लिखा, 4.8 को मैंने 4.80 लिखा है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेटर वाली कंफ्यूजन आपने अपने पास नहीं रखनी, ठीक है ना। इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 1.60 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6.40, and if x is equal to 5 then y is equal to 1.60 into 5 that equals 8, बट मैंने लिखा है 8.00 क्योंकि बाकी नंबर्स के डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डिजिट्स ऐड किए 00, जिसका टोटली मतलब होता है 8। और ये गलत नहीं होगा, आप 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं भी सही हूँ कि मैं लिखूँ 8.00, ठीक है। आप अगली वैल्यू भी ले सकते हैं इफ x इज इक्वल टू 6, लेकिन ये है कि अगर आप मालूम करना चाहें कि 5 माइल्स कितने किलोमीटर्स के इक्वल है, तो 5 माइल्स 8 किलोमीटर्स के इक्वल है, ठीक है ना। आप इन ऑर्डर्ड पेयर्स को इस टेबल में फिल करें। व्हेन x इज 1 देन y इज 1.60, व्हेन x इज 2 देन y इज 3.20, व्हेन x इज 3 देन y इज 4.80, व्हेन x इज 4 देन y इज 6.40, एंड व्हेन x इज 5 देन y इज 8। अब देखें ज़रा, इनको अभी प्लॉट करना है ग्राफ शीट पे। अच्छा, यहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कन्वर्जन वाला केस अभी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप इसका ऑल्सो ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ, ठीक है ना। तो अब आपने सिंपल एक ग्राफ ड्रा करना है। मैंने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लिया है, आमतौर पर हम इसे हॉरिजॉन्टल ही लेते हैं, और वाई एक्सिस को वर्टिकल लिया है। ग्राफ की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये जहाँ पर दोनों ये पिंक एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे पढ़ते हैं ओरिजिन। राइट साइड पे पॉजिटिव यूनिट्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव यूनिट्स, अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव यूनिट्स फॉर वाई एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव यूनिट्स फॉर वाई एक्सिस। पहला ऑर्डर पेयर। अच्छा, इसमें यूनिट्स में आप देखें, एक्स एक्सिस पर तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस पर भी मैंने ऐसे ही लिए। आप देखिए वाई एक्सिस पर भी आप 1 2 3 ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए, देखिए ये एक्स अगर 1 माइल है तो y पर 1.60 किलोमीटर, x अगर 2 माइल्स है तो y 3.20 किलोमीटर, x अगर 3 माइल्स है तो y 4.80 किलोमीटर, x अगर 4 माइल्स है तो y 6.40 किलोमीटर्स, और x अगर 5 माइल्स है तो y 8 किलोमीटर्स है, ठीक है ना। तो यही कंटिन्यूटी, यही रब्त, यही तसलसल मैंने ग्राफ पे भी रखा है। देखिए मैंने बीच में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं किया है, यानी 1 के बाद 3 नहीं लिया, 5 नहीं लिया। उस तरह से भी इनफैक्ट हो सकता है ग्राफ, ठीक है ना। तो अब अगर मैं x पे लेता हूँ, x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, तो y एक्सिस पर भी मैं आराम से ले सकता हूँ। पहला यूनिट 1.60, दूसरा यूनिट 3.20, तीसरा यूनिट 4.80, और चौथा यूनिट 6.40, और पांचवा यूनिट 8, इसलिए क्योंकि इसमें भी कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है ना। तो लिहाजा मैंने क्या किया, ये पहला यूनिट लिया 1.60, दूसरा 3.20, तीसरा 4.8, चौथा 6.4, पांचवा 8, और छठा यूनिट भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 9.60। इसका मतलब है व्हेन x इज 6 देन y इज 9.60। इसी तरह इनका नेगेटिव भी मैंने y एक्सिस पे लिया है -1.60। मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ y की पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत तक नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये भी सही है, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ये ठीक है ना, ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1.60। ये रहा x कोऑर्डिनेट 1 और ये रहा y कोऑर्डिनेट 1.60। ये दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस कर रही है, छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे बनाएंगे। दूसरा 2 एंड 3.20, ये रहा 2 और ये 3.20, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बनेगा। तीसरा 3 एंड 4.80, ये रहा 3x कोऑर्डिनेट और ये 4.80 y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें आके यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पॉइंट बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ यही ग्राफ से ही फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 4 एंड 6.40। तो ये 6.40 की लाइन और ये 4 की लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, यहाँ पॉइंट बनाएंगे। पांचवा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो मेरे पास है 5 एंड 8। ये 8 की लाइन आ रही है, ठीक है ना, और ये 5 की लाइन आ रही है। दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है। आपने अब उठाना है स्केल और इन सारे पॉइंट्स को एक सीधे लाइन से ज्वाइन कर देना है। मेक श्योर कि लाइन के टॉप और बॉटम पे आप एरोज बना दें, ठीक है ना। तो ये है ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू 1.60x का, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है, माइल्स और किलोमीटर का। इससे वाज़े क्या होता है, ये बताता है आपको कि जितना आप लेंथ किलोमीटर्स में बढ़ाएंगे उतनी ही लेंथ माइल्स में बढ़ेगी,
ठीक है ना, या जितनी लेंथ आप माइल्स में बढ़ाएंगे उतनी ही लेंथ किलोमीटर्स में इंक्रीज होगी। देखिए पहले लेंथ क्या थी माइल्स में, 1 माइल था, ठीक है ना, तो किलोमीटर्स में कितना हुआ 1.60। अब आपने माइल्स 2 कर दिए तो लेंथ किलोमीटर्स में भी बढ़ गई 3.20। माइल्स आपने 3 कर दिए, किलोमीटर्स 4.80। ये जो ऊपर हमेशा लाइन ऊपर जाती है ना ग्राफ की, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है, या एक यूनिट के इंक्रीज करने से दूसरी यूनिट जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती है। ऐसी सूरत में लाइन जो है वो ऐसे ऊपर जाती है। एनी हाउ, आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एक दफ़ा फिर एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, एक रिलेशन है 1 स्क्वायर लैंड इक्वल्स 25 एकर्स, ठीक है ना, 1 स्क्वायर लैंड इक्वल्स 25 एकर्स। अब यहाँ पर फिर दो यूनिट्स गिवन है, ये ज़मीन की मेजरमेंट के लिए होते हैं ये यूनिट्स एकर्स, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, या एकर्स। सो सोल्यूशन, टेक x एज स्क्वायर लैंड, मैंने पहली क्वांटिटी को लिया x, पिछले फर्स्ट पार्ट में भी यही किया था, एंड y एज एकर्स, y को मैंने एकर्स लिया। द रिलेशन बिकम्स y इज इक्वल टू 25x। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं वही जो हिंट है, ये जो पॉइंट है जो हमने लिया था वो ये था कि टेक 1 यूनिट ऑलवेज टू द राइट साइड। अब 1 यूनिट क्या है, 1 स्क्वायर लैंड, और 1 स्क्वायर लैंड को हमने किससे डिनोट किया, x से, x को मैं राइट पे लूंगा, और जो 25 एकर्स है जिसको हमने डिनोट किया y से, इसे मैं लूंगा लेफ्ट पे। इक्वेशन ऑलरेडी y इज इक्वल टू 25x, यानी ये इक्वेशन ऑलरेडी y के लिए सॉल्व है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन और बड़ा मज़ेदार सॉल्व होने वाला है जी। आप x के लिए डिफरेंट वैल्यूज ले, अपनी मर्जी से आउटपुट आपको कैलकुलेट होके देगा, ठीक है ना। सो इफ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू 25x बिकम्स y इज इक्वल टू 25 इंटू -2 बिकॉज x इज -2 means 25 multiplied by -2 is -50. If x is equal to -1, then y is equal to 25. X becomes 25 into -1, which is equal to -25. When x is equal to 0, then y is equal to 25 into 0, which is equal to 0. When x is equal to 1, then y is equal to 25 into 1, which is equal to 25. When x is equal to 2, then y is equal to 25 into 2, which is equal to 50. आप इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को इस टेबल में लिखेंगे। If x is equal to -2, then y is -50. So here is -2 and -50. If x is equal to -1, then y is -25. Here is -1 and -25. When x is 0, y is also 0, 0, 0. When x is 1, y is positive 25. So here is 1 and 25. When x is 2, then y is 50. So here we have 2 and 50. It's time to plot these ordered pairs on a sheet of graph paper. So let's take a graph sheet. अब आपने फिर से ग्राफ शीट लिया, इसमें आपने, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, शायद ये स्क्रीन पे पूरा विजिबल ना हो, अब शायद पूरा नज़र आ जाए। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है और ये है वर्टिकल वाई एक्सिस। आपने यूनिट्स ड्रॉ कर लिया, आप जानते हैं पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस का, नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस का, पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस एंड नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। अब आ जाए, पहला ऑर्डर्ड पेयर है -2 -50, एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट -50। सो कहाँ है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है एक्स कोऑर्डिनेट -2 और ये है वाई कोऑर्डिनेट -50। ये -2 की लाइन और ये -50 की लाइन क्रॉस हो रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -1 -25, एक्स कोऑर्डिनेट -1 एंड वाई कोऑर्डिनेट -25। कहाँ पे आएगा -25, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ ये देखिए -25 आएगा -20 और -30 के बीच में। -25 कहाँ आएगा, -20 और -30 के बीच में, यानी ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके बिल्कुल बीच में, तो ये रहा बिल्कुल, ये -25 कहलाएगा, ठीक है ना। यानी -20 और -30 का मिड, ठीक है ना, ये -25 होगा। यहाँ आप एक पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 0 0, आप जानते हैं 0 0 कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे, यहाँ आप एक पॉइंट बनाएंगे। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1 25, एक्स भी +1 और वाई भी +25। ये है एक्स पॉजिटिव यूनिट्स 1 और ये है +25 वाई एक्सिस पर, जो कि 20 और 30 के बीच में है, ठीक है ना। 25 इज बिटवीन 20 एंड 30 ना, तो आप यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल ये पॉइंट बना देंगे। ये 1 की लाइन, एक्स एक्सिस का यूनिट नंबर 1 का लाइन, और ये 25 की लाइन, दोनों यहाँ पे क्रॉस होंगे, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा यूनिट बना देंगे, पॉइंट बना देंगे। और लास्ट ऑर्डर पेयर 250, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट 2
और ये रहा y कोऑर्डिनेट 50, ये 50 की लाइन और ये 2 की लाइन जहाँ पे क्रॉस हो रही है, यहाँ पे आप एक पॉइंट बना देंगे। स्केल लें, इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें। मेक श्योर कि आप इस लाइन के टॉप और बॉटम पे एरोज ऐड करें और यहाँ पर आप इक्वेशन लिखिए y इज इक्वल टू 25x। ठीक, मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर्स। वंस अगेन ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स यूज होते हैं। सो अब फिर सबसे पहले इसे मुझे चेंज करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो फिर क्या करूंगा मैं, टेकिंग x एज किलोमीटर एंड y एज मीटर्स, द रिलेशन बिकम्स y इज इक्वल टू 1000x। अगेन वही स्ट्रेटेजी, टेक 1 यूनिट टू द राइट साइड। 1 यूनिट क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर को आपने किससे डिनोट किया, x से। x को आप राइट साइड पे लेंगे और जो 1000 मीटर्स है जिसे आपने डिनोट किया है y से, y को आप लेफ्ट साइड पे लेंगे। यानी कि मीटर्स को आपने डिनोट किया y से, y को लेंगे लेफ्ट साइड पे, और 1 को आपने डिनोट किया है x से, x को आप लेंगे 1 से। ये स्टेटमेंट इसी तरह ही सही होगी। अगर आपने लिखा x इज इक्वल टू 1000y, वो गलत होगी। क्यों? इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया और इससे प्रीवियस लेसन्स में भी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये स्ट्रेटेजी याद रखें, टेक 1 ऑलवेज टू द राइट साइड। ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू 1000x। वंस अगेन यू आर अलाउड टू टेक एनी वैल्यू फॉर द वेरिएबल x to calculate the output y. So I am going to take -2, -1, 0, 1 and 2 for the variable x. Now if x is -2, then y is equal to 1000, x becomes y is equal to 1000 into -2 because x is -2. 1000 multiplied by -2 is -2000. If x is equal to -1, then y is equal to 1000 into -1, which is equal to -1000. If x is equal to 0, then y is equal to 1000, x becomes 1000 into 0, which is equal to 0. If x is equal to 1, then y is equal to 1000 into 1, which is equal to 1000. If x is equal to 2, then y is equal to 1000, x becomes 1000 into 2, which is equal to 2000. इन सारे इनपुट और आउटपुट्स को आप इस ऑर्डर्ड पेयर टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। x -2, y -2000, ये रहा -2 -2000। x -1, y -1000, ये रहा -1 -1000। x and y both are 0, so ये रहा 0 0, and then x1, y 1000, 1 and 1000। When x is 2, then y is 2000, so here is 2 and 2000। आपने अब क्या करना है, इसके लिए अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है इस ग्राफ शीट पे। एक्स एक्सिस पे आप देखिए 0 1 2 -1 -2 ये रहा, और वाई एक्सिस पर जो यूनिट्स चाहिए वो मुझे चाहिए -0, 1000, 2000, -1000 एंड -2000। तो मैं लूँगा यहाँ पर जो यूनिट्स है वाई एक्सिस के लिए वो मैंने चूज़ किए हैं 500 से। ये रहा 500, ये रहा 1000, ये रहा 1500, ये रहा 2000, ये 2500 और ये 3000। यही यूनिट्स मैं नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पर भी लूँगा। अब आ जाए, पहला ऑर्डर पेयर क्या है, -2 एंड -2000। एक्स कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट -2000। ये -2000 की लाइन और ये -2 की लाइन यहाँ क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर -1 -1000। एक्स कोऑर्डिनेट -1 एंड y कोऑर्डिनेट -1000। ये -1000 की लाइन और ये -1 की लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है। आप एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। तीसरा ऑर्डर पेयर 0 0, आप जानते हैं 0 0 लाई करता है ओरिजिन पे, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1 एंड 1000। ये रहा x कोऑर्डिनेट 1 और ये रहा y कोऑर्डिनेट 1000। ये 1000 की लाइन और ये 1 की लाइन यहाँ क्रॉस हो रही है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2 2000। x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 2000। यहाँ पर आप एक पॉइंट बनाएंगे। अगला स्टेप आपका ये है कि आप स्केल लें, उन सारे पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से ज्वाइन करें। टॉप और बॉटम पे आप इस लाइन के एरोज बनाएंगे और यहाँ आप इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू 1000x, जो ये शो करता है कि ये जो लाइन बनी है ये इस इक्वेशन की है, y इज इक्वल टू 1000x। और ये ग्राफ बनेगा आपके पास इस रिलेशन का, 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर्स। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा, एक दफ़ा फिर करेंसी की बात हो रही है। 1 रुपी इक्वल्स 1/22 S रियाल, सऊदी रियाल। S stands for Saudi Arabia. So 1 rupees is equal to 1/22 सऊदी रियाल।
अब इसके लिए आपने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले इस रिलेशन को कन्वर्ट करते हैं एक अलजेब्रिक इक्वेशन में। सो टेकिंग x एज रुपीस एंड y एज सऊदी रियाल्स, द रिलेशन बिकम्स y इज इक्वल टू 1/22x। वही स्ट्रेटेजी, टेक 1 टू द राइट साइड, और 1 क्या है, x है, x को आपने राइट साइड पे लेना, और जो 1/22 है यानी जो सऊदी रियाल है वो y है, y को आपने लेफ्ट साइड पे लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने एक स्ट्रेटजी अप्लाई की है। मैंने ऐसे नंबर्स x के लिए लिए हैं जिससे y के लिए मेरे पास होल नंबर्स आ जाए, 0 1 2 -1 -2। देखिए आप अगर x के लिए 0 लेते हैं फिर 1 2 3 4 ये भी ले सकते हैं, लेकिन y के लिए आपके पास फिर फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे, और आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स को प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी चेंज की है, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/22x। सबसे पहले इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1/22 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली जब आप 1/22 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द टोटल सम इज 0। इफ x इज इक्वल टू 22 देन y इज इक्वल टू 1/22x बिकम्स 1/22 इंटू 22, इसलिए ताकि 22 और 22 कैंसिल हो, आपके पास आ जाए 1। तो अब अगर यहाँ पर आप लेते हैं 1 तो ये आ जाएगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1/22 इंटू 1, ये बनेगा 1/22। अब 1/22 को प्लॉट करना काफ़ी मुश्किल है, तो लिहाजा आप कोशिश करें आप ऐसे नंबर्स लें जिनसे आउटपुट आपको होल नंबर्स मिले ताकि आप आसानी से इनको प्लॉट कर सके। बस इतना सा समझाना था आपको। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 के बाद 22 लिया है ताकि यहाँ पर मुझे जो आउटपुट है, अब आउटपुट देखे क्या आ रहा है, 0 के बाद 1 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बीच की सारी वैल्यूज़ मैंने छोड़ दी और इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगली मैंने वैल्यू ली है 44 जो कि 22 का मल्टीपल है, 22 2s आर 44। और जब मैं यहाँ पे 44 x की जगह पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 1/22x में, x की जगह आ जाएगा 44, तो 22 1s आर 22, 22 2s आर 44, यहाँ 2 आएगा, 2 1s आर 2, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगली अगर आपने लेनी है तो आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा 22 3s आर 66, यहाँ पर आप प्लस 66 ले लें, फिर 22 4s आर 88, फिर आप 88 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मैंने नेगेटिव 22 लिया है, इससे भी मुझे -1 मिलेगा क्योंकि x की जगह मैंने पुट किया -22, 22 22 कैंसिल आउट होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1। फिर मैंने -44 लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट मिल रहा है -2, इसलिए कि 22 1s आर 22, 22 2s आर 44 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2। इन सारे नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखते हैं। व्हेन x इज 0 y इज ऑल्सो 0, सो 0 0। व्हेन x इज 22 y इज 1, ये रहा 22 एंड 1। व्हेन x इज 44 y इज 2, 44 एंड 2। व्हेन x इज -22 y इज -1, -22 -1। व्हेन x इज -44 y इज -2। सो ये आपने यहाँ पर ऐड कर दिए नंबर्स। अब आप उठाएंगे ग्राफ शीट और इनको आपने प्लॉट करना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपने यूनिट्स क्या लेने हैं x और y एक्सिस पर, ठीक है ना। y एक्सिस पर तो मुझे सिंपली 0 1 2 -1 -2 चाहिए, इसलिए मैं 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट की इक्वल। स्मॉल स्क्वायर ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, ये ठीक है ना, इसको कहते हैं स्क्वायर। अच्छा ये आ जाएगा 1 2, एक लाइन 1 की यूनिट की इक्वल लेंगे, ये पहली लाइन हुई ग्रे, ये 1, ये दूसरी ग्रे लाइन 2 3 4 5 6, इसी तरह -1 -2 -3 -4। अगर आप देखें x एक्सिस को तो मुझे +44 और -44 तक यूनिट चाहिए। तो ये गलती मत कीजिए कि 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, इसका मतलब है यहाँ राइट साइड पे भी 44 स्क्वायर्स चाहिए होंगे और लेफ्ट साइड पे भी 44 स्क्वायर्स चाहिए होंगे। ये तो इतना बड़ा स्क्वायर बन जाएगा जितना कि अभी मैं क्या एग्जांपल दूँ, बहुत बड़ा स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है ना, सॉरी ग्राफ, बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि छोटा सा आप ग्राफ बनाएं। अब मैं यहाँ पर मैंने क्या लिए है स्क्वायर, ये देखिए स्ट्रेटजी मैंने क्या अप्लाई की है। 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 22 यूनिट्स, तो ये 0 होगा, ये पहला स्क्वायर बनेगा 22, ये दूसरा स्क्वायर बन जाएगा 44, तीसरा स्क्वायर बन जाएगा 88, चौथा स्क्वायर बन जाएगा 110, फिर अगला बन जाएगा 132, फिर अगला बन जाएगा 154। कैसे कैलकुलेट किया आपने, 22 1s आर 22, 22 2s आर 44, 23 3s आर 88, 22 का मल्टीपल है, टेबल है। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव पे मैंने सिर्फ -110 तक लिए हैं, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट्स लिए, इसलिए क्योंकि -144 मैक्सिमम है और +44 मैक्सिमम है। तो यहाँ पर भी आप -110 तक ही +110 तक ही ले सकते हैं। इवन 88 भी काफ़ी है क्योंकि 44 से तो आगे जा ही नहीं रहा,
ठीक है ना। सो ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना, आप ज़्यादा यूनिट्स लें या कम लें। बहरहाल पहला यूनिट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 0 0। आप जानते हैं 0 0 बिल्कुल यहाँ ओरिजिन पे बनेगा, यूनिट आपने यहाँ पॉइंट यहाँ पर आपने प्लॉट करना है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 22 1, एक्स कोऑर्डिनेट 22, वाई कोऑर्डिनेट +1। ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट का +22 और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट का +1। दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा पॉइंट बना देना। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 44 and 2, एक्स कोऑर्डिनेट +44 एंड वाई कोऑर्डिनेट +2। ये +2 की लाइन और ये +44 की लाइन दोनों यहाँ पे आके क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा पॉइंट बनाना है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर -22 -1, एक्स कोऑर्डिनेट -22, ये रहा -22 और वाई कोऑर्डिनेट -1, ये नेगेटिव वाई है और ये रहा -1। ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाना है। लास्ट ऑर्डर पेयर -44 -2, एक्स कोऑर्डिनेट -44, ये रहा -44 एक्स कोऑर्डिनेट और ये रहा -2 वाई कोऑर्डिनेट। दोनों आपस में आके यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। अगला स्टेप, आपने एक स्केल लेनी है और इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करनी है, ठीक है ना। और यहाँ साथ में आप लिख देंगे इक्वेशन y = 1/22x। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर भी 2 यूनिट्स गिवन है जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ये भी टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डेफिनेटली हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सके वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ जो F है वो रिप्रेजेंट करता है फ़ारेनहाइट और जो C है वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री सेल्सियस। ये दोनों यूनिट्स फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस दे आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, अब फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है, यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा किलोमीटर्स को मीटर्स, माइल्स को किलोमीटर्स, ठीक है ना, या पाउंड को रुपीज़ या रुपीज़ को पाउंड। ये सारी क्वांटिटीज़ जो या यूनिट्स जो है वो क्या है, इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इक्वेशन गिवन है आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का कि F = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32 डिग्री सेल्सियस, यानी फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32 डिग्री सेल्सियस। दरअसल ये जो वर्जन है ये यूज़ होता है जब आप डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो क्या करेंगे आप, जितना डिग्री सेल्सियस हो, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ C की जगह आप 30 डिग्री पुट कर देंगे और अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसका भी हमने ग्राफ प्लॉट करना है, तो अगेन मेथड वही रहेगा इसमें। F = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32 डिग्री, ये गिवन है, मैंने इसको एज इट इज़ लिखा। अब मैं यहाँ डिग्री सेल्सियस जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लूँगा और फ़ारेनहाइट जो है वो ख़ुद ब खुद कैलकुलेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले लिया है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 40 डिग्री सेल्सियस, और इसके नतीजे में मुझे फ़ारेनहाइट डिफरेंट कैलकुलेट होके मिला है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वही 10 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होगा, 50 फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। सो ये कन्वर्जन है इनकी। अब मैंने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के लिए लिया है 0, तो फ़ारेनहाइट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आपने जितने भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है C की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब चूंकि C 0 है तो यहाँ भी 0 पुट कर देंगे। 9/5 × 0, द होल फ्रैक्शन इज 0 एंड वी जस्ट लेफ्ट विद 32 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर होगा 32। आगे चलें, अगर डिग्री सेल्सियस 10 है तो फ़ारेनहाइट 9/5 × 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, and then 9 times 2 18, 18 + 32 is 50। अगेन इसमें मैं बता दूं कि इसमें मैंने 1 डिग्री क्यों नहीं लिया, 2 डिग्री क्यों नहीं लिया, 3 डिग्री क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर मेरे पास यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट होगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, और फ्रैक्शनल फॉर्म को ग्राफ पे रिप्रेजेंट तो किया जा सकता है लेकिन मरहला थोड़ा सा मुश्किल है उसका, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आसान बनाते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे नंबर्स लूँगा जो 5 के मल्टीपल्स होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है। आप जितने भी डिग्री सेल्सियस के लिए 5 के मल्टीपल्स लेंगे फ्रैक्शन यहाँ खुद ब खुद गायब हो जाएगा। देखिए, क्या 5 के टेबल में 10 आता है? नहीं, बिल्कुल। यानी 10 जो है 5 का मल्टीपल है, 20 भी 5 का मल्टीपल, 30 भी 5 का मल्टीपल, 40 भी 5 का मल्टीपल,
ठीक, तो इसलिए ताकि ये फ्रैक्शनल ख़त्म हो और मेरे पास जो फ़ारेनहाइट है वो होल नंबर आ जाए ताकि आसानी से ग्राफ पे प्लॉट हो सके। ठीक, नेक्स्ट, इफ डिग्री सेल्सियस इज 10 देन फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5 into 10 डिग्री सेल्सियस। अब 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 9 2s are 18। ये तो हो गया था, 18 + 32 is equal to 50। If degree Celsius is 20 then Fahrenheit equals 9/5 into 20। 5 1s are 5, 5 4s are 20 and then 9 4s are 36। So 36 + 32 equals 68 degree। इसी तरह if degree Celsius is 30 then Fahrenheit equals 9/5 into 30। Now 5 1s are 5, इस तरह कैंसिल करते हैं। ठीक है, मैं एक कर भी देता हूँ, and then 5 6s are 30। Now 9 6s are 54 and plus 32। 54 plus 32 is 86। इसी तरह if degree Celsius is 40 then Fahrenheit equals 9/5 into 40। 5 1s are 5, 5 8s are 40 and then 9 8s are 72 plus 32 is equal to 104। अब आप इसको टेबल में लिखेंगे when C is, यहाँ x y नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। when degree Celsius is 0 then Fahrenheit is 32। when degree Celsius is 10 then Fahrenheit is 50। when degree Celsius is 20 Fahrenheit is 68। when degree Celsius is 30 Fahrenheit is 86 and when degree Celsius is 40 Fahrenheit is 104। अब आपने क्या करना है, ग्राफ लेना है और उस पर आपने इस टेम्परेचर को प्लॉट करना है। अच्छा, वहाँ पर क्या था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर क्या है मेरे पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो मैं हॉरिजेंटल साइड को ले लेता हूँ डिग्री सेल्सियस और वर्टिकल साइड को ले लेता हूँ फ़ारेनहाइट। मेरे पास कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर नहीं है तो लिहाजा नेगेटिव साइड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, या एटलीस्ट मैंने -1 तक और 0 -1 -2 -3 -4 तक ले लिया। ठीक है ना, आप इनको बिल्कुल स्किप करके सिर्फ ये पॉजिटिव डिग्री सेल्सियस और पॉजिटिव फ़ारेनहाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0 and 32। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, होल नंबर्स होने के बावजूद भी देखिए 0 और 32, डिग्री सेल्सियस 0 और फ़ारेनहाइट 32, यानी कि पॉइंट बनेगा फ़ारेनहाइट एक्सिस पर यूनिट 32 के ऊपर। ठीक है ना, कहाँ है यूनिट 32? मैंने तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की चूँकि बहुत ज़्यादा आ रहा है 104, तो 1 2 3 लेना तो मुमकिन ही नहीं है। 5 10 15 20 25 30 इसमें भी बहुत सारे यूनिट्स आएंगे, तो फिर लिहाजा क्या करेंगे, हम लेंगे फ़ारेनहाइट के लिए यूनिट्स क्या लेंगे, 10 20 30 40 50 60। 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 10 यूनिट, ये मैंने यहाँ पे स्केल रखी है। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट के लिए। और डिग्री सेल्सियस के लिए मैंने क्या लिखा है, 10 20 30 40 50 60। 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 1 यूनिट। ठीक है ना, सॉरी, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 10 यूनिट। फ़ारेनहाइट के लिए मैंने क्या लिया, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 10 यूनिट, वही यूनिट 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 10 यूनिट डिग्री सेल्सियस के लिए भी लिया। मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। एनी हाउ, आपको समझ आ चुका होगा अब ज़रा, लेकिन ये जो है ना, ये फिर गलत होंगे। ये आप इसको मैं काट दूँ तो बेहतर है, कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दें। इसके लिए आपने लेना होगा, ये देखिए, ये लेना होगा -10 -20 -30 -40, नहीं तो फिर इसको काट ही दें। ठीक है ना, और इसी तरह ये भी होगा -10 -20 -30, नहीं तो इसको काट ही दें। ठीक, सो सिर्फ आप ये ले लें तब भी आपका ग्राफ सही होगा, ये साइड बिल्कुल हटा ही दें। ठीक, अच्छा, आगे चलते हैं। पहला था 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है यूनिट बनेगा फ़ारेनहाइट के यूनिट नंबर 32 के ऊपर। कहाँ है 32? मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है ना, ये देखें, ये 32 है कहीं पर 30 और 40 में। ठीक है ना, अब देखिए 30 और 40 का हाफ क्या होगा, 35। ठीक है ना, 30 और 40 का हाफ क्या होगा, 35। 35 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, अच्छा, अब 32 जो है वो 30 के नियरेस्ट है। ठीक है ना, 32 जो है वो 30 के नियरेस्ट है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। मैं जानता हूँ कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100%, ये जो येलो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये 30 के नियरेस्ट है। यहाँ तो आपको लग रहा होगा ये 35 के नियरेस्ट है, नहीं, मैंने यहाँ पर ये कंक्लूजन ली है कि 32 चूंकि 30 के नियरेस्ट है, इसलिए मैंने इसे 30 के करीब यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर दिया। 35 बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं होगा, थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये 30 के नियरेस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया इसको।
मैं फिर बता दूं, मैटर ये नहीं करता कि आपने पॉइंट कहाँ पर सही, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट की लोकेशन सही जगह पर हो, तब भी लाइन सीधी बनेगी, अदरवाइज लाइन सीधी नहीं बनेगी, कहीं पर पॉइंट लाइन से ऊपर और नीचे होंगे, ठीक है ना। तो इतनी जो है ना वो इतना छोटा सा एरर जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर आप गौर से देखें ना, ये वाला येलो पॉइंट, ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये ब्लैक लाइन से थोड़ी सी नीचे है, हालांकि ये बिल्कुल लाइन के सेंटर में होना चाहिए। तो ये वो छोटा सा एरर है जो एक्सेप्टेबल है। आप 100% एक्यूरेटली तो यहाँ पर वो नहीं कर सकते ना, हाँ कुछ केसेस में मुमकिन भी होगा, लेकिन वो बहुत ही डीप डाउन, बहुत डिटेल के साथ है वो। अब आप यूँ समझे कि आप अभी इनिशियल स्टेज पर है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, तो इतनी एक्यूरेसी आपके लिए ठीक है। जब आप बड़ी हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इससे ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ करने के काबिल होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो पहला जो पॉइंट मैंने लोकेट किया 32, वो 30 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब बाकी भी इसी तरह से ही होंगे। दूसरा है 10 एंड 50, ये तो आराम से हो जाएगा। ये है डिग्री सेल्सियस का 10 और ये है फ़ारेनहाइट का 50, ये दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो ये पॉइंट आराम से यहाँ पे बन जाएगा। तीसरा पॉइंट फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, डिग्री सेल्सियस 20 और फ़ारेनहाइट 68, ये रहा डिग्री सेल्सियस 20 और फ़ारेनहाइट 68। अच्छा 68 किसके नियरेस्ट है? 70 के नियरेस्ट है ना। तो ये येलो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल 70 के नियरेस्ट है, ये इसका मिड होगा और ये 70 के नियरेस्ट मैंने ये येलो पॉइंट बना दिया, क्योंकि 68 70 के नियरेस्ट है। ये यहाँ पर जो है ना वो क्या कहते हैं, स्केल मैंने लिया है मेजरमेंट करने का, ठीक है। अगला है ऑर्डर पेयर 30 एंड 86। अब 30 तो आसान है, ये रहा डिग्री सेल्सियस का 30 और 86 को आप कहाँ रखेंगे? देखिए 80 और 90 का मिड पॉइंट क्या है? 85। 86 85 के नियरेस्ट है, तो इसलिए ये इसका सेंटर होगा 80 और 90 का। 80 और 90 के सेंटर 85 से थोड़ा सा ऊपर मैंने रखा, बिकॉज 86 85 के नियरेस्ट है, ठीक। अगला आ जाए उसके लास्ट ऑर्डर पे 40 एंड 104। अब 40 तो आसान है, ये रहा 40 डिग्री सेल्सियस का। 104, ये 40 की लाइन यहाँ जा रही है, 104 कहाँ पे है? फिर आप देखें 105 कहाँ पे आ रहा है? 100 और 110 के बीच में आता है 105, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। 104 जो है वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे होगा, तो आप बिल्कुल मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट लोकेट कर देंगे। मिड पॉइंट क्या होगा? 100 और 110 का 105 से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट आप यहाँ पे लोकेट करेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को सही तरह लोकेट करने में कामयाब हो गए तो ये लाइन एग्जैक्टली सीधी आएगी, और अगर थोड़ा सा भी एरर था तो ये लाइन जो है वो सीधी नहीं, थोड़ी सी ये जो पॉइंट्स है ये लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। लाइन तो बेशक सीधी बन जाएगी, लेकिन पॉइंट्स लाइन से ऊपर या नीचे होंगे, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप पॉइंट्स को ऐसी जगह पर लोकेट करें, और ये तब पहले अटेम्प्ट में होगा ही नहीं, पहले अटेम्प्ट में आपसे गलत होगा, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में आप देखेंगे कि आपसे ये सही बनेगी। इसलिए इसके लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही अच्छा, परफेक्ट और एक्यूरेट बनेगा। ग्राफ शीट आराम से सस्ता मिल जाता है स्टेशनरी से, उसके पीसेस बना के इसकी आप प्रैक्टिस करें, और ये ग्राफ आगे भी हायर क्लासेस में भी आपके सामने आएगा। इसलिए अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो थोड़ी बहुत जो है ना वो इसकी जो है वो प्रैक्टिस आपके जहन में हमेशा रहेगी कि इसको कैसे प्लॉट करना है। अच्छा, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया था फ़ारेनहाइट में। इस फार्मूले का मतलब है कि आप फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में। फॉर एग्जांपल 50 फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ f की जगह आप 50 लिखते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर दे, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक। तो अगेन अब इसके लिए आपने फ़ारेनहाइट के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स चूज़ करने हैं, डिग्री सेल्सियस खुद ही कैलकुलेट होगा। सबसे पहले लेट्स से फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 डिग्री, तो फिर डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा? 5/9 इंटू 32 माइनस 32 डिग्री इक्वल्स 5/9 इंटू 32 माइनस 32 इज 0। 0 मल्टीप्लाई बाई 5/9 इज 0। यहाँ पर भी मैं वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करूँगा कि मेरे पास डिग्री सेल्सियस जो है वो होल नंबर्स में आ जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो। तो इसलिए 32 के बाद डायरेक्ट मैंने क्या लिया है? 41। यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ शेयर कर दूँ। देखिए, अगर मैं 41 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 32 को, तो मेरे पास नंबर आता है 9 का मल्टीपल। मुझे ऐसे नंबर्स यहाँ पर चूज़ करने हैं जिन्हें मैं 32 से माइनस करूँ और वो मल्टीपल बने 9 का, तभी तो 9 यहाँ से एलिमिनेट होगा ना।
देखिए जैसे अगर मैं फर्ज करें 40 यहाँ पे लेता हूँ, देन 40 माइनस 32 8, क्या 8 9 के टेबल में आता है? नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा? 41 लूँगा, क्योंकि अगर मैं 41 से 32 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 9, और यहाँ पर 9 9 के साथ कट जाएगा, 5 डिग्री रह जाएगा। तो अगर फ़ारेनहाइट 41 डिग्री है तो फिर डिग्री सेल्सियस कितना होगा? वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 5। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ दूसरा, मैंने लिया है 14। अब देखिए 41 के बाद फिर मैंने डायरेक्ट 14 लिया, इसलिए कि जब मैं 32 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ 14 से तो मेरे पास नंबर आता है 18। अब 18 फिर 9 का मल्टीपल है, 9 1s are 9, 9 2s are 18, ठीक है ना। 14 माइनस 32 इज माइनस 18, 9 2s are 18 एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज माइनस 10, ठीक है ना। थर्ड नंबर जो है वो मैंने लिया है यहाँ पर 5 लिया है, क्योंकि अगर मैं 32 से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वी गेट 27, एंड देन 9 1s are 9, 9 3s are 27, and 5 3s are 15 minus 15, because 5 minus 32 is minus 27, and 5 times minus 3 is minus 15. 9 1s are 9, 9 3s are 27, and then 5 3s are 15. इसी तरह अगला मैंने लिया है -4, तो फिर डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 5/9 इंटू -4 माइनस 32, अब दोनों नेगेटिव ऐड होंगे, -36, 9 1s are 9, 9 4s are 36, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -20, ठीक है ना। सो आपने यहाँ पर ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जो 9 के मल्टीपल्स हो। फ़ारेनहाइट यानी कि 32 से कितना सब्ट्रैक्ट करें टू गेट द मल्टीपल ऑफ ए 9, ठीक है ना। इसके अलावा भी और नंबर्स हो सकते हैं जिन्हें आप 32 से सब्ट्रैक्ट करें तो वो 9 के मल्टीपल्स बनते जाएंगे, उन नंबर्स को भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है कि कौन से नंबर्स को चूज़ किया जाए जिन्हें 32 से सब्ट्रैक्ट करें और वो 9 के टेबल मल्टीपल बने। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 28 लिया, बहुत आसान है, 28 माइनस 32 4 आ गया। अब 4 तो 9 का मल्टीपल है ही नहीं। अब 4 और 9 में डिफरेंस कितना है? 5, तो आप 28 में 5 ऐड करें। 28 में आप 5 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 27 में आप 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 32। इसी तरह अगर आपने 40 लिया तो 40 माइनस 32 8 आ रहा है, आप 40 की बजाय 41 लें, बिकॉज 41 माइनस 32 जो है वो आपके पास नंबर क्या आ रहा है? 9, ठीक है ना। इसी तरह फिर डिफरेंट आप नंबर्स लें जिन्हें 32 से सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें। जैसे यहाँ पर आपने देखा हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें ताकि 9 का मल्टीपल आ जाए। अब तो और आसान हो गया, कोई नंबर आपने लिया उसे आप ऐड करें 32 से या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट द मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी मगजमारी आपको करनी पड़ेगी। तरीका मैंने बता दिया कैसे इसको हैंडल करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट नंबर लें, यहाँ पर आपके पास डेसिमल नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे। अगर आप उनमें महारत रखते हैं तो आप उन नंबर्स को भी ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। एनी हाउ इनको नंबर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। फ़ारेनहाइट 32, डिग्री सेल्सियस 0। अब ऊपर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस नीचे, ठीक है ना। 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फ़ारेनहाइट 41 डिग्री सेल्सियस 5, ये रहा फ़ारेनहाइट 41 डिग्री सेल्सियस 5। इसी तरह फ़ारेनहाइट 5 डिग्री सेल्सियस -15, ये रहा 5 -15। और फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट -4 डिग्री सेल्सियस -20, ये रहा -4 एंड -20। ग्राफ शीट उठाए, इस पर आपने देखिए नेगेटिव साइड भी चाहिए, पॉजिटिव साइड भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यूनिट्स यहाँ पर क्या लिए हैं? मैंने 5 के लिए हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 20 30 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर भी मैंने डिग्री सेल्सियस के लिए 5 10 15 20 25 30 और लेफ्ट साइड पे -5 -10 -15 -20 लिया है। अच्छा, आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे फ़ारेनहाइट रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इस पर, यानी आप इसका कन्वर्जन भी बना सकते हैं। सो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 32 एंड 0 डिग्री से। फ़ारेनहाइट 32 एंड डिग्री सेल्सियस 0, यानी यूनिट बनेगा फ़ारेनहाइट के यूनिट नंबर 32 पर। तो कहाँ है 32? 32 जो है वो 30 और 35 के बीच में है। अब 30 और 35 के बीच में क्या आएगा? 32.5। अब 32 जो है वो 32.5 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आप पहला पॉइंट बना देंगे। अच्छा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 41 एंड 5, फ़ारेनहाइट 41 एंड डिग्री सेल्सियस 5। तो फ़ारेनहाइट ये है 41
और डिग्री सेल्सियस 5। ये है डिग्री सेल्सियस 5, ये 5 की लाइन सीधी ऊपर जा रही है यहाँ पे, ये 40 और थोड़ा सा ऊपर 41 यहाँ पे आप लगा देंगे, ठीक है ना। ये कदरे आसान है और पिछले उससे ग्राफ से। अच्छा, तीसरा ऑर्डर पेयर है 14 फ़ारेनहाइट और -10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 14 फ़ारेनहाइट एंड -10 डिग्री सेल्सियस, दोबारा देख लेते हैं। हाँ, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट और -10 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये रहा कहाँ गया फ़ारेनहाइट, कितना था फ़ारेनहाइट 14 डिग्री। पहले फ़ारेनहाइट को लोकेट कर लेते हैं। ये है फ़ारेनहाइट 14 डिग्री और फिर है -10 डिग्री सेल्सियस। ये रहा -10 डिग्री सेल्सियस का और ये 15 है फ़ारेनहाइट का। 15 से थोड़ा सा नीचे, ये देख रहे हैं ये पॉइंट, ये 15 से थोड़ा सा नीचे जो शो कर रहा है 14 डिग्री को, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस -10 और फ़ारेनहाइट 14, 15 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। ये 10 की लाइन और ये 15 से थोड़ा सा नीचे 14, यहाँ पर आप एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है फ़ारेनहाइट 5 और डिग्री सेल्सियस -15। तो फ़ारेनहाइट 5 तो ये रहा फ़ारेनहाइट का, और डिग्री सेल्सियस -15, ये तो बड़ा आसान है। ये -15 की लाइन और ये 5 की लाइन, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। लास्ट ऑर्डर्ड पेयर है फ़ारेनहाइट -4 एंड डिग्री सेल्सियस -20। फ़ारेनहाइट -4 और डिग्री सेल्सियस -20। अच्छा, ये -20 डिग्री सेल्सियस की लाइन हुई और फ़ारेनहाइट -4 है ना, -4 -5 से थोड़ा सा ऊपर है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपने लगा दी, ठीक है ना। ये -5 और ये -4 और ये -20 की लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे, ठीक। सो अब आप उठाएंगे स्केल और इन सारे येलो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे एक सीधी लाइन के ज़रिए और मेक श्योर के लाइन के टॉप और बॉटम पे आप एरोस बना दें, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है, ये लाइन किस इक्वेशन की है? ये इक्वेशन है आपके पास डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 5/9 फ़ारेनहाइट -32 डिग्री सेल्सियस। ये इस रिलेशन या ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट